फाइनली वन पीस इज रियल। आज से 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बोला था कि वन पीस का लाइव एक्शन फिल्म रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों एक साथ ही रिलीज हुआ था। और अब आज के टाइम पे तुम पूरे इंटरनेट पे ये चीज देख सकते हो कि वन पीस ने कर्स तोड़ दिया है। कर्स ब्रेकर, ये वो पता नहीं क्या क्या तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, इन लोगों ने काम ही इतना अच्छा किया। नेटफ्लिक्स वालों ने जो भाई काम करके दिखाया है ना यार, मतलब मैं मान गया कि ओडा सेंसे की स्टोरी को एक्चुअली में इस तरह से दिखाया जा सकता है कि मेरे सा आदमी भी जो वन पीस के नशे करता है वो बंदा भी चौंक जाए। पूरे 2 घंटे से नेटफ्लिक्स में चिल करने के बाद मुझे 24 घंटे हो चुका है इस वेब सीरीज को खत्म किए हुए। मैं कल रात में इसको खत्म किया और जब सुबह उठा अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज को देख के मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, ये मैं देख चुका हूँ, ये खत्म हो चुका है और अब मुझे अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है। वो वाला पॉइंट जो आपका फेवरेट एनिमे या वेब सीरीज खत्म हो जाता तो आप सोचते हो कि भाई अब क्या करें, एक डिप्रेशन आने लगता है छोटा सा। और वो चीज थी मेरे पास, बट तुम्हें पता है इस चीज को कैसे खत्म कर सकते हैं, कल आने वाला एपिसोड। खैर एपिसोड नंबर 1073 भी पास में ही है। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स का वन पीस का बनाया हुआ लाइव एक्शन वेब सीरीज, जो कि अपने आप में एक मास्टरपीस है मेरी नजर में। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। ना इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ, और ऐसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो, जैसे कि इन्होंने कितनी सारी स्टोरी चेंज कर दी। लेकिन इन सारी चीजों को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना सैल्यूट देना चाहता हूँ, मैं झुक के प्रणाम करना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने इसकी हिंदी डब में कास्टिंग की है। संकेत महात्रे जी, हम आपके फैन हो चुके हैं। वैभव ठक्कर जी, आप यार मैं क्या ही बात करूँ आपके बारे में। शायद आप लोग को ये बात पता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने 2 कैरेक्टर्स में एक ऐसी जान डाल दी है जिसको देख के हम लोग पागल हो चुके हैं। शायद ये एक ऐसी चीज है जो आपने की है जिसको सिर्फ इंडिया या फिर हिंदी में जो लोग देखते हैं वही लोग इस चीज को एंजॉय कर पाएंगे जो आपने किया है। बिकॉज लेट मी टेल यू, ओरिजिनल वॉइस यानी कि इंग्लिश वाली वॉइस मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही। मैंने पूरी की पूरी एनिमे जापानीज में देखी है एंड ऑब्वियसली आई एम यूज्ड टू हियरिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज, सो इंग्लिश वाला मेरे लिए उतना जम नहीं रहा था। फिर वहीं पे पॉइंट आती है जापानीज वॉइस की, जो कि अवेलेबल था, तुम देख सकते हो। जापानीज वॉइस को मैं देख रहा था, अच्छा लग रहा था कुछ कुछ जगहों पे, स्पेशली सांजी का जो मूव सेट था वो इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट जापानीज में बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड देन वहीं पर सेम अतारी मायदा जो कि लूफी बोलता है वो वाला भी बहुत सही लगा उस पॉइंट पे। बट ऑल टू ऑल अगर मैं बात करूं तो जो जापानीज डब है वो उसके लिप सिंक को सेट ही नहीं हो रहा था। जो जापानीज का वॉइस है वो बहुत अच्छा था, और ये बात मैं नहीं, ओहारा ने भी अपने यूट्यूब चैनल में बोली है, मैंने उनका भी वीडियो देखा एंड ही वाज लाइक कि उसको इंग्लिश डब बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था। सॉरी, इंग्लिश वॉइस जो कि ओरिजिनल वॉइस है वो उनको थोड़ा वियर्ड लग रहा था, बिकॉज इंग्लिश को यूज टू नहीं है हम लोग। बट देन अगेन व्हेन ही स्विच द लैंग्वेज टू जापानीज, बिकॉज ऑब्वियसली ही कुड स्विच टू जापानीज, को हिंदी आती नहीं है या फिर कोई और लैंग्वेज नहीं आती, तो उन्होंने जापानीज में देखने का ट्राई किया, उनको बहुत अच्छा लगा। बट एज फॉर मी, मुझे जापानीज वाले में लिपसिंग नहीं पसंद आ रहा था, और जैसे ही मैंने हिंदी में स्विच किया, हिंदी में इन्होंने इतना इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया है भाई कि मैं 3 बार बोल चुका हूँ कितना अच्छा काम किया यार, मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। लेकिन जिस तरह से जोरो चीजों को डायलॉग की डिलीवरी कर रहा था, जिस तरह से सांजी के सामने रेस्टोरेंट में फाइट रहा था कि मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, एंड जो लुटेरों का बादशाह बनना चाहता हूँ वो तो अब दिमाग में घुस गया है। ठीक है, डोंट टेक इट एज क्रिंज। लुटेरा शब्द से मैं यूज्ड हूँ, मैं पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के टाइम का लड़का हूँ, मैंने तभी से देख रखा टोली और पायरेट्स वगैरह के बारे में, लुटेरों के बारे में, समंदर के लुटेरे उस समय उसको बोला जाता था। आई एम वेरी यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील हुआ, मुझे ऐसा लगा मैं अपने बचपन को दोबारा जी रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से स्पाइडरमैन नो वे होम में फील हुआ था। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिंदी डब। सो इन गाइस को एक बहुत बड़ा सैल्यूट जाता है आरएस प्ले सुपर के यूट्यूब चैनल से। आई रियली डोंट नो हाउ मच दिस मीन्स टू यू, बट मेरे लिए ये सबसे बड़ा रिस्पेक्ट है जो मैं आपको दे सकता हूँ। देखो, वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि वो हम कान से सुनते हैं, एंड ऑल्दो ऐसा लगता नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है हमारे लाइफ पे। दैट इज वाई म्यूजिक एंड एवरीथिंग। लेकिन आंखों का भी जो पार्ट था उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। पता नहीं कहाँ से कास्ट खोज के लाए हैं, बट जो कास्ट है वो क्या कास्ट है भाई यार, मजा आ गया। कहाँ से उन्होंने हिनाकी गोडरॉय को पकड़ा था यार, वो बंदा मुझे बहुत सही लगा लूफी को पोर्ट्रे करते हुए। मुझे पता तुम रॉजर के बारे में सुनना चाहते हो, आते हैं उस पे भी। उससे पहले मैं जोरो की बात करना चाहूंगा। जोरो को यार एकदम परफेक्ट, ही वॉज अ परफेक्ट कास्ट। बहुत सही लगा वो बंदा, उसका कॉस्ट्यूम भी बहुत अच्छा था। एंड जिन लोग सोच रहे हो कि भाई वो कोरियन है, नहीं, वो एक्चुअली जापानीज आदमी है, वो अमेरिकन जापानीज है, मतलब अमेरिका में रहता है, बट उसकी एथनिसिटी जापानीज की है। सो ही इज अ जापानीज एक्टर, और बहुत अच्छा उसने जोरो को पोर्ट्रे
किया था, जिस तरह से उसने मतलब डायलॉग्स की डिलीवरी दी है, जिस तरह से उसके फेस एक्सप्रेशंस थे, मैं वही उम्मीद कर रहा था। एंड उसका एक इंटरव्यू भी मैंने देखा था जिसमें कुछ तो ऐसा कोई क्वेश्चन था अजीब सा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उस पे उसने ये कमेंट कर दिया था कि जिसमें उसने ऐसा बोला था कि तुम ये सवाल पूछ रहे हो, ऐसा लग रहा है ये पूछ रहे हो कि बाइबल क्यों एग्जिस्ट करता है। Why is One Piece so popular? It's like saying, why is the Bible so popular? तो बहुत बहुत ही सैवेज आदमी था वो। एंड ये सैवेज, एंड जब मैंने उस बंदे को देखा मैं समझ गया कि ये बंदा जोरो के लिए परफेक्ट है। देखो जोरो का कैरेक्टर उतना कुछ खास पता चलता नहीं है स्टार्टिंग के एपिसोड्स में, ही इज अ वेरी डेंस कैरेक्टर। उसका भी एक रीजन है, वो अभी धीरे धीरे मैं बताता हूँ। लेकिन जब सीरीज प्रोग्रेस करती है और हम मीहॉक वाले फाइट में आते हैं तो हम देखते हैं कि जोरो का एक ईगोइस्टिकल वाला जो हिसाब है वो देखने को मिलता है, जहाँ पे वो खुद को ओवर कॉन्फिडेंस में मीहॉक के सामने पुट अप करने की कोशिश करता है। वो ऑलरेडी मांगा में भी था, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रियलिस्टिक मेरे को लगा। एंड जिस तरह से उसने स्वॉर्ड फाइट को एक्सिक्यूट किया है, जिस तरह से उसने कटाना को रखा है, निकाला है, वो सब कुछ बहुत सही लगा मुझे, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था और बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिंग द ओरिजिनल कंटेंट टाइप का भी मुझे लग रहा था। लेकिन अगर हम कास्ट की बात कर ही रहे हैं तो हमें कभी भी 3 लोग को कास्ट में नहीं भूलना चाहिए, सॉरी आई थिंक 4 लोग को। दैट इज गोल्डी रॉजर, मंकी डी गार्प, जेफ द शेफ और सांजी। सांजी वाले कास्ट से सब लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन सांजी का कास्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, यू नीड टू ट्रस्ट मी। लेकिन गार्प का इंट्रोडक्शन और एक्सिक्यूशन मुझे यहाँ पर बहुत सही लगा, जिस तरह से गार्प पूरी तरह से एक केयरिंग पेरेंट टाइप का था और वो एकदम लूफी के पीछे पड़ा हुआ था। एंड जिस तरह से लूफी और गार्प का थोड़ा बहुत हमें इंटरेक्शन देखने को मिल रहा था, जो कि एनिमे वाले से थोड़ा बहुत मेल खाता है। मतलब ऑब्वियसली ये दोनों ऐसे ही हैं, इसी तरह से ही हैं, हंसते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो वो चीज हमें देखने को मिला। लेकिन देन अगेन कुछ और रिव्यूअर्स जैसे कि ग्रैंड लाइन रिव्यू के अकॉर्डिंग मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर गार्प के सीन को अवॉइड किया जा सकता था और दूसरे कैरेक्टर्स के सीन को दिखाया जा सकता था, जैसे कि सांजी। अगर हम बराटी आग की बात करें, अभी बराटी पर भी आएंगे क्योंकि बराटी पर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खैर बराटी आग पे गार्प पहुंचता है और वहां पर खाने पीने का डिस्कशन हो रहा होता है, जेफ से भी लंबी चौड़ी बातें चल रही होती है। तो यहाँ पर ये कहना था कि इस सीन को थोड़ा शॉर्टन किया जा सकता था, को भी कुछ ज्यादा ही दिख रहा था, इसको भी कम किया जा सकता था। बट लेट मी टेल यू, गार्प का कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वन पीस के एनिमे में कुछ ऐसे मिसिंग चीजें हैं जो कि मुझे लाइव एक्शन से फुलफिल हुई और वो मुझे बहुत सही लगा। ऐसा मैं नहीं चाहता था कि सेम टू सेम वही ये बना दे और गार्प को उतना ज्यादा दिखा के। गार्प भी एक हाइप्ड कैरेक्टर है भाई, तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट गार्प स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और थोड़ा सा पिंच ऑफ उसकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज का दे के जिस तरह से हमें दिखाया गया है गार्प, मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है। गार्प का कैरेक्टर वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे लगा पूरे सीरीज में। बिकॉज लेट मी टेल यू, कभी भी अगर मरीन फोर्ड लाइव एक्शन में आता है तो गार्प का ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट अभी हमें देखने को मिला है वो वहां पर बहुत ज्यादा काम आएगा। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि गार्प ने इस समय ईस्ट ब्लू में इसको चेज किया लूफी को तो वो आके हर समय लूफी के पीछे ही पड़ा रहेगा ना। आई थिंक दैट वाज इट फॉर द गार्प। इसके बाद वो हमें उतना नहीं देखने को मिलेगा आगे चल के। देखो एक चीज मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में लगा के चलो कि इसको दोनों टाइप की ऑडियंस को प्लीज करने के लिए बनाया गया है। मेरी जैसी ऑडियंस जो कि मांगा और एनिमे दोनों को पसंद करती है, एंड दूसरी जो अदर ऑडियंस है जो कि एनिमे देखना नहीं उतना प्रेफर करती है, उनको भी हमें ये चीज दिखानी है। तो उसको ध्यान में रख के इसको जितना रियलिस्टिक हो सके उतना रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई। और मेरे हिसाब से यहाँ पर गार्प को डालना थोड़ा सा एनिमे ऑडियंस को प्लीज करने के लिए डाला गया है, क्योंकि हम लोगों ने गार्प को उतना स्क्रीन टाइम में नहीं देखा है जितना हम यहाँ पर देख लेंगे। सो यू नीड टू एक्सेप्ट इट, और ये मुझे सच में अच्छा लगा। एंड मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि गार्प और जेफ का जो पूरा कॉन्वर्सेशन है जो कि हमें उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला था, ये हमें और भी ज्यादा वन पीस के वर्ल्ड के डायनामिक्स को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है कि कैसे जेफ भी वो टाइम जानता था जब गार्प बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करता था। जेफ उस टाइम के पायरेट एरा को बिलोंग करता है जब एक्चुअली में पायरेट्स बहुत ज्यादा खूंखार हुआ करते थे। और यहाँ पर भी इनके बीच में काफी अच्छा डिस्कशन होता है जहाँ पर जेफ सीधे सीधे उसके मुंह पे बोल देता है कि अब टाइम नए एरा के लॉन्डो का है, हमारा टाइम जा चुका है, जो कि रियलाइज होने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था अगर तुम ओरिजिनल एनिमे की बात करो तो। एंड यू नो ओरिजिनल टाइम से मैं किस टाइम की बात कर रहा हूँ। और जब हम स्टोरी में चेंजेस की बात कर ही रहे हैं देन मुझे जोरो की बात करनी पड़ेगी। देखो यार, जोरो का ओनीगिरी वाला जो सीन था वो काफी ज्यादा मीनिंगफुल सीन है। जोरो के कैरेक्टर का काफी बड़ा पार्ट उस ओनीगिरी वाले सीन पे डिपेंड करता है जो कि वो लड़की आके उसको खिलाती है। इवन उसके लेजेंडरी मूव का भी नाम इसी से पड़ता है। अभी यहाँ पर सीन ऐसा था कि ऑल्दो वो लड़की यहाँ पर दिखी थी बट वो उतना ज्यादा फ्रेम में नहीं थी, जिसकी वजह से वो वाला पॉइंट हमें नहीं पता चल पाया जब एक्चुअली में जोरो को वो खाना खिलाने आती है, फिर वो उसको भगा देता है एंड देन वो उसका उठाया हुआ गंदा खाना भी खाता है।
और बोलता है कि टेस्टी है, जहाँ से हमें उसके काइंडनेस के बारे में काफी कुछ पता चलता है। वो पार्ट उसमें नहीं था। ऑल्दो ये उतना मैटर करता है या नहीं तुम लोग को, बट मेरे लिए वो काफी एक इंपॉर्टेंट सीन था। मतलब ये एक ऐसा सीन है जो कि वानो में उस लड़की को देख के मुझे इमोशनल कर दिया था, जब वो लड़की आके ओनिगिरी दे रही थी जोरो को। तो हाँ, यहाँ पर ये वाला एक ऐसा सीन था जिसको मैंने थोड़ा सा मिस किया। और जोरो की बात करें तो जोरो और लूफी का मिलन एक बहुत ही वियर्ड सा सिचुएशन मुझे लग रहा था। यहाँ पर लूफी उसे खोल के चुपचाप भाग गया एंड देन फिर वापस से वो मिलते हैं एंड जोरो उसके लिए फाइट करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली मुझे वाला सीन थोड़ा सा वियर्ड लगा, क्योंकि अगर ओरिजिनल में देखा जाए तो लूफी जोरो को वहां पर रन टाइम में ही छुड़ा रहा होता है। रन टाइम में प्रोग्रामिंग वर्ड है, मैंने क्यों बोला, बट रन टाइम मतलब उसी समय वो छुड़ा रहा होता है जब वो जोरो से मिलता है और उसके ऊपर अटैक होने वाला होता है। वहां पर भी हमें लूफी की वो वाली एक एबिलिटी दिखी जहाँ पर उस पर गन फायर करो तो ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो वो वाला सीन भी थोड़ा सा मेरे को मिसिंग लगा। मतलब और अच्छे से किया जा सकता था, बट स्टिल इट इज नॉट बैड नहीं है, बट इट कुड बी बेटर। लेकिन जोरो की अगर हम बात करें तो वन पीस ये वाला जो है ये थोड़ा डार्क है, क्योंकि जोरो को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बकचोदी कर रहा है, वो सबको सीधे काट डालता है। हमने बरोक वर्क्स वाले मिस्टर 7 को देखा था, जो कि मैंने ट्रेलर में बताया था कि ये बंदा मिस्टर 7 ही है। फाइनली वो चीज सही हो गई, मैं खुश हूँ। बट द फैक्ट इज कि जोरो ने बिना कुछ सोचे समझे उसको जिंदा काट डाला और उसके कटे हुए बॉडी को वो डिलीवर करने भी गया था। इसका मतलब इससे पहले उसने जितनी भी बाउंटीज को हंट किया उसने उन्हें इसी तरह से मार के ले जाके वहां मॉर्गन के सामने सबमिट किया है, या फिर किसी और नेवी ऑफिसर के पास। बट लेट मी टेल यू दिस जोरो इज रियली डार्क। और यही सेम चीज तुम्हें पहले के 3 मिनट में भी देखने को मिल जाएगी, जहां पर रॉजर को भी इतनी बुरी तरह से इन लोगों ने एक्सिक्यूट किया था कि देख के ही दर्द हो रहा था। और जितना हो सके उतना ज्यादा ब्लड दिखाने में इन्होंने कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, जो कि मुझे बहुत सही लगा। मैं नहीं चाह रहा था ये भी कोई 4 किड्स वाला शिट बनकर बाहर निकल आए, बट इट वाज रियली गुड, क्योंकि वो एक रियलिज्म देता है कि हाँ, एक तलवारबाज के हाथों इंसान कट सकता है। जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो वन पीस है ये थोड़े मैच्योर ऑडियंस को भी दिया गया है। और ऑब्वियसली जितने लोग इसको 20 साल पहले पढ़ रहे थे वो अब सभी मैच्योर हो चुके हैं। बट मैं इसको एक्चुअली अपने एज ग्रुप के सभी लॉन्डो को, अपने कॉलेज ग्रुप के सभी लॉन्डो को एंड इवन अपने पेरेंट्स या फिर मामा चाचा लोग को भी देखने को मजबूर या फिर बोल सकता हूँ कि जाके भाई तुम लोग इसको भी देखो, बच्चों की चीज नहीं है। अब ऑल जोरो की स्टोरी में चेंजेस किए गए हैं, स्पेशली वो क्वीना वाला बैक स्टोरी जो कि हमें एक्चुअली में उसोप वाले आइलैंड पे देखने को मिला। और मुझे वो वाला सीन भी थोड़ा सही लगा, स्पेशली जहां पर जोरो उस वेल को क्लाइंब कर रहा था, जिसकी वजह से वो पूरा एपिसोड जो कि उसोप के लिए बनना चाहिए था वो पूरा जोरो का बन गया। बट ठीक है, वो मुझे उतना डिसअपॉइंटिंग नहीं लगा। एंड लेट मी टेल यू, जोरो जिस तरह से वेल को क्लाइंब कर रहा था मैं कभी जिंदगी में ये सीन नहीं भूल पाऊंगा। मैंने बैटमैन को भी खाई चढ़ते हुए देखा है और जोरो को भी कुआं चढ़ते हुए देखा है, एंड जोरो वाज मच बेटर। बैक स्टोरी के साथ जिस तरह से जोरो बार बार गिर रहा था और फिर खुद को उठा के वापस से चढ़ने की कोशिश कर रहा था, एंड ऑल दैट बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन इस आइलैंड के बाद एक ऐसा सीन आता है जो कि मेरे दिमाग में इतनी बुरी तरह से बैठ गया कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। जाके इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स चेक करता रहता हूँ भाई मैं, और वो सीन है एंट्री टू द बराटी। देखो मैगी तो अच्छी थी, लेकिन उसके साथ जिस तरह से कुक पनीर को डाल दिया गया उसी तरह से बराटी था इस पूरे सीजन में। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बराटी में एंट्री लेते हुए मैगी ही खा रहा था। आयरॉनिक है ना। खैर, बराटी वन ऑफ द मोस्ट परफेक्टली एक्सिक्यूटेड पार्ट था इस पूरे सीरीज का। बराटी को इतनी शिद्दत से बनाया गया था कि एंट्री लेते ही पता चल गया था कि हाँ भाई, इस चीज पे एक्चुअली में हर पॉइंट पर मेहनत की गई है, फिर चाहे वो प्री प्रोडक्शन हो या फिर पोस्ट प्रोडक्शन। बराटी का मोस्ट ऑफ द पार्ट एक्चुअली में रिकंस्ट्रक्ट किया गया, अगर आपने नेटफ्लिक्स का बिहाइंड द सीन देखा हो तो। और इसीलिए उन्होंने बराटी को काफी अच्छे से यूटिलाइज भी किया। वहां पे हमें इंपॉर्टेंट सीन जैसे कि जोरो वर्सेस मिहॉक भी देखने को मिला, और गार भी वहां पर आके अपना नाश्ता किया, अपना पेट पूजा करके ही वहां से गया। इवन जो बैकग्राउंड म्यूजिक था बराटी में एंट्री लेते हुए वो भी बहुत सही था। अब ऑल तो बराटी में भी उन्होंने काफी सारी स्टोरी मॉडिफाई की है, काफी कंडेंस करने की कोशिश की थी सांजी वाला पूरा पार्ट। क्योंकि अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करोगे तो सिर्फ एक ही बंदा बच के आया डॉन क्रीक पायरेट्स में से, और वो था सिर्फ वो काला वाला बंदा जो बस खाना खाने के लिए परेशान था। यार उसको इसलिए दिखाया गया था कि सांजी के कैरेक्टर को थोड़ा दिखाया जा सके कि वो किस तरह से किसी भी भूखे को ट्रीट करता है। वैसे बाय द वे, जेफ और सांजी की जो बैक स्टोरी थी उसको भी इतने अच्छे से बनाया यार, वो देख के लग ही नहीं रहा था कि उसमें वीएफएक्स लगाया गया, इतने अच्छे से उसको किया गया, इतना रियलिस्टिक लग रहा था वो। इवन डार्क टोन भी लेकर गया वो, जब हमने देखा कि जेफ ने अपना पैर कैसे काट के खा लिया। वैसे जिन लोग को नहीं पता, जेफ का पैर टूटा नहीं था, उसको उसने खुद काट के खा लिया था, जो कि एनिमे में नहीं दिखाया गया। लेकिन उसने खाया तो, बट उसके बचे हुए मांस के टुकड़े, उसके पैर के मांस के टुकड़े वहां पर हमें देखने को मिले, वो खून वगैरह देखने को मिला। कितने बुरे हालत में हो गए थे दोनों, ये भी हमको प्रॉपर देखने को मिला, जो कि हाँ बताता है थोड़ा सा, ऑल्दो बहुत रश करके दिखाया गया, बट स्टिल
बताता है कि हाँ भाई वो सीन बहुत डार्क था, बहुत प्रॉपरली एक्सिक्यूट किया गया और सांजी का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सेप्ट उसके हिंदी डबिंग वाले जो मूव सेट थे उनको छोड़ दिया जाए तो। लेकिन सांजी कैरेक्टर में फिर भी कुछ चीजें मिसिंग थी, जैसे कि जोरो वर्सेस मीहॉक के टाइम पर ओरिजिनली सांजी रहता है बट इस वाले में सांजी वहां पर नहीं था। इवन दो बाय दैट टाइम आई थिंक उसने अपना मन बना लिया था कि वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को ज्वाइन करेगा, बस उसको जेफ की कंफर्मेशन चाहिए थी। और वहीं पर अगर हम सांजी की और भी बात करें तो जहां हमने एनिमे और मांगा में देखा कि वो झुक के सलाम करता है लोगों को, झुक के अपना रेस्पेक्ट पे करता है जेफ को उसका ख्याल रखने के लिए, वही सेम चीज हमें लाइव एक्शन में देखने को नहीं मिली थी। वैसे बराटी की बात चल रही तो बराटी पे सबसे इंपॉर्टेंट फाइट हुई है पूरे के पूरे सीरीज की, जो की है जोरो वर्सेस मीहॉक। सबसे पहली बात, मीहॉक का कैरेक्टर यार सच बता रहा हूँ, कास्ट कहाँ से पकड़ के लाए हो भाई कि सभी के सभी इतने बढ़िया लग रहे हैं। मीहॉक का कैरेक्टर इतना ज्यादा सही लगा दैट इट आउटशाइंड शैंक्स का कैरेक्टर। शैंक्स पर भी आएंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ। लेकिन मीहॉक का जो कैरेक्टर था यार, मैं सच बता रहा हूँ, उसको काफी सही तरह से एक्सिक्यूट किया गया। इस तरह से दिखाया गया कि आखिर वॉरलॉर्ड यानी कि सौदागर क्या होते हैं। बाय द वे सौदागर मुझे काफी सही लगा। वैसे वॉरलॉर्ड्स का हिंदी में मतलब होता है सरदार, बट यहाँ पे सौदागर वर्ड यूज किया गया विच वॉज बिट मोर डेंस वर्ड है, बहुत ज्यादा ऐसे थोड़ा भारी शब्द है, तो वो मुझे सही लगा जिस तरह से इन्होंने यूज किया। एंड जो लोग भी इस पे क्रिंज फील करो, लेट मी टेल यू, फिर से वही बात है, और भी कई सारे ऑडियंस को दिखाना है, सिर्फ हम लोग को नहीं दिखाना है। एंड ट्रस्ट मी, एट द स्टार्ट ऑफ द एनिमे वॉरलॉर्ड्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा और ईज अप करने के लिए इस टाइप का ट्रांसलेशन रखा गया है। लेकिन मीहॉक का कैरेक्टर मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इस कैरेक्टर में डेप्थ दी गई है। जिस तरह से पिछली बार मीहॉक बस आया और काटना पीटना शुरू कर दिया, जोरो के साइड फाइट करना शुरू कर दिया गया, इस बार हमें मीहॉक डॉन क्रीक के साथ फाइट करते हुए स्टार्टिंग में दिखा। किस तरह से उसने डॉन क्रीक पायरेट्स को ग्रैंड लाइन में एलिमिनेट किया था, क्योंकि उसको ये मिशन दिया गया था, क्योंकि वो एक वॉरलॉर्ड है। एंड देन अगेन जिस तरह से गार्प उससे इंटरेक्ट कर रहा है कि भाई तू आ ग्रैंड लाइन से इधर इधर, तुझे किसी को पकड़ना है। गार्प और मीहॉक का इंटरेक्शन भी काफी सही था एज अ कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स। एंड मुझे थोड़ा सा सेंस लग रहा था, मैं तो एक पॉइंट पे ये भी चाहता हूँ कि ये कैनन हो जाए कि गार्प ही वो बंदा था जिसने मीहॉक को ग्रैंड लाइन से यहाँ तक बुलाया था, क्योंकि जो पायरेट ग्रैंड लाइन को छोड़ के किसी ईस्ट ब्लू वेस्ट ब्लू में भाग गया, उसके पीछे क्यों ही कोई वॉरलॉर्ड जाएगा। सेंस नहीं बनता है, बट स्टिल अगर वो आया था तो मैं चाह रहा हूँ ऐसा ही कुछ हो जाए कि उसको कोई मरीन से ऑर्डर मिला हुआ था। लेकिन जो मीहॉक का इंट्रोडक्शन था, स्पेशली दैट वांटेड पोस्टर्स, एंड वांटेड पोस्टर्स तो थ्रू आउट द सीरीज अपना अलग ही फैन बेस लेके चल रहे हैं। मीहॉक सामने आता है भाई, जिस तरह से ये पोस्टर्स के साथ ये लोग फोर्थ वॉल ब्रेक कर रहे हैं। फोर्थ वॉल से अगर तुम लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, जब भी कोई कैरेक्टर किसी भी मूवी में कैमरे की तरफ बात देख के ऑडियंस से ही बात करने लगता है, जैसे कि तुमने शी हल्क में देखा होगा, उसी को फोर्थ वॉल कहते हैं। और शी हल्क ने बहुत बुरी तरह से ये काम किया था, इतनी बुरी तरह से It's the biggest piece of dog shit. बट जिस तरह से इन लोगों ने फोर्थ वॉल के साथ इंटरेक्ट किया, यानी कि अपने पोस्टर्स को पहले पकड़ के फेंक दिया है, और बगी ने ऐसे फेंक दिया, आर्लोंग ने अपना पोस्टर ऐसे फाड़ दिया है, और स्पेशली मीहॉक खच खच करके काटा है। बेंच मेरी गांड फट गई, मैं इधर बैठ के कोड लिख रहा था, इतना ज्यादा मजा आया उसको देख के यार। और मीहॉक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सीन था जो कि वन पीस में और भी कई सारी चीजें सेट कर रहा है, दैट इज कंप्रेस्ड एयर स्लैशेस। नहीं पता तो वो वायरलेस स्लैशेस जो वो मारते हैं ये सारे स्वॉर्ड्समैन वन पीस के, एक्चुअली में ये हिडन स्लैशेस होते हैं, ये एक्चुअली मांगा में भी दिखते नहीं है, इसको कलर करके एनिमे में दिखाया जाता ताकि तुमको पता चल सके। बट वो बहुत बढ़िया सीन था, बहुत मजा आया मुझे जिस तरह से उसने उस गोली को काटा यार, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, बहुत परफेक्टली एक्सिक्यूट किया गया। इवन आशीष चंचलानी ने भी बोल दिया कि भाई वो भी देख रहा है यार इस चीज को। मस्त काम किया नेटफ्लिक्स वालों यार, बात करते करते बातें नहीं खत्म हो रही है। वैसे जोरो वर्सेस मीहॉक काफी अच्छा फाइट था, बहुत एक्यूरेट था, डिट्टो एनिमे और मांगा जैसा ही था। बस एक पॉइंट मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, स्पेशली जहां पर उसके वो स्वॉर्ड्स कट के टूट के गिरने लगते हैं, वो वाला थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ ठीक है, एक ऐसा पॉइंट था कि हाँ ठीक है इसको अच्छे से किया जा सकता था। आई थिंक दे मेस्ड अप देयर, या फिर वो इंटेंशनल था, आई रियली डोंट नो। बट हाँ मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा। तुम लोग को लगा या नहीं, ये लोग तो ये चीज तुम लोग मुझे कमेंट से बता सकते हो। जिस तरह से वो तलवार के ना ऐसे एक एक करके टुकड़े गिर रहे थे, वो थोड़ा अजीब लगा यार, या तो एक ही बार में टूट के पूरा गिर जाना चाहिए था जैसे कि हमने एनिमे में देखा था। लेकिन एक चीज और मुझे बहुत अच्छी लगी इस पूरे फाइट में कि जोरो एक्चुअली में बेहोश होकर पड़ा हुआ था, एंड इट मेड लूफी टू टॉक टू हिम लाइक ए कैप्टन। उसको रियलाइज हुआ कि कैप्टन होना क्या होता है एंड ऑल दैट, और जेफ ने भी उससे बात की। वो मुझे अच्छा लगा वो पार्ट यार, वो अच्छा था कैरेक्टर डेवलपमेंट लूफी के लिए। बट अब जब हमने बगी की बात थोड़ी देर पहले छेड़ ही दी है तो बगी की बात कर लेते हैं। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज फिलहाल के लिए मेरे लिए, क्योंकि बगी ऑलमोस्ट हर समय था जब से वो अपीयर हुआ है। आर्लोंग उसको पहले पकड़ के ले गया, फिर ये लोग पकड़ के उसको वापस ले गए क्या कहते हैं आर्लोंग पार्क में। वो मुझे सही लगा, वो था नहीं ओरिजिनल स्टोरी में, बट ठीक था। बगी ने अपना परफेक्ट
टाइम एक्सिक्यूट किया है। बगी को जिस तरह से इन्होंने दिखाया, द VFX नेवर मेस्ड अप, द कैरेक्टर नेवर मेस्ड अप एंड उसकी डायलॉग डिलीवरी मजा आ गया। जिस तरह से उसने भी फोर्थ वॉल के साथ अपने पोस्टर को ऐसे किया था, वांटेड पोस्टर्स को मजा आ गया था देख के। वांटेड पोस्टर्स की तो क्या ही बताऊं मैं। खैर बगी का चॉप चॉप फ्रूट को लेके मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था। मेरे को लगा ठीक है लूफी को तो कर भी लेंगे, बगी को कैसे करेंगे। बहुत अच्छे से किया भाई, इवन लूफी से भी ज्यादा अच्छा लगा उसका VFX जिस तरह से उन्होंने इसको दिखाया, विच मीन्स दे हैव द पोटेंशियल टू मेक अदर डेविल फ्रूट पावर्स मच अमेजिंग। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि बगी के वॉइस एक्टर ने, जो कि हिंदी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं, और जो बगी का ओरिजिनल एक्टर है, उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया यार इसमें। बगी मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन गया इस पूरे सीरीज का। और जब पावर्स की बात कर रहा हूँ तो अब मैं जरा शैंक्स की हाकी के बारे में बात कर लेता। शैंक्स का कैरेक्टर लोगों को नहीं स्टार्टिंग में पसंद आता ट्रेलर में, बट मुझे अच्छा लगा आफ्टर वॉचिंग द एंटायर वेब सीरीज। वो इनफ था। याद करो शैंक्स जो तुम्हें पहला दिखा था, अब जाके वो तुम्हें इतना कूल लगने लगा बाद में जब वो व्हाइट बियर्ड वगैरह से मिला था, बट स्टार्टिंग में जो दिखा था वो ऐसे ढिल्ला सा लल्लू पंजू सा लग रहा था। तो शैंक्स वैसा ही है, बट ही इज पावरफुल। उसकी पावर्स को दिखाया गया है, उसकी हाओ शुकु हाकी को दिखाया गया है, स्पेशली इसको इस वे में दिखाया गया कि याद करो जिस तरह से मैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में किस तरह से उसके रोंगटे खड़े होते हैं जब उसको सेंस होता है, तो उसी तरह से हमें हाओ शुकु हाकी दिखाया गया कि आखिर वो एक्टिवेट कैसे होता है। आंख की पुतलियां छोटी हो जाती हैं और उस तरह से उस हाकी को एक्टिवेट किया जाता है। यहाँ पे लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा ऐसे इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, ये वो दिखने लगेगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि वो वहाँ पे सिर्फ डोमिनेशन था, सिर्फ एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए यूज कर रहा था, तो उसमें उतना ज्यादा इमिट नहीं होती है चीजें उतने हाई लेवल पे। वहाँ पे हाकी क्लैश नहीं हो रहा था, बट मुझे बहुत सही लगा। ठीक है, जिस तरह से उस चीज को दिखाया गया, वो मॉन्स्टर भी बहुत सही था, उसका VFX बहुत अच्छा था। और अब जब सब लोग की बात हो गई है, मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आदमी टिकने वाला है। मंकी डी लूफी, आखिर इसका कैरेक्टर और इसके पावर्स किस तरह से एक्सिक्यूट किए गए। कैरेक्टर के बारे में तो तब से हम बात करते आ ही रहे हैं। इसकी पावर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था। इसके पावर्स को ये लोग कैसे रेप्लिकेट करेंगे, कैसे दिखाएंगे रियल वर्ल्ड में। स्ट्रेच होगा तो क्या वो वैसा ही दिखेगा, क्योंकि एनिमे में ऑब्वियसली उतना पता चलता नहीं, बट दे डिड अ रियली गुड जॉब। देखो यार, ये चीज तुम मान के चलो, भले ही बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है, बट ठीक है, अगर इससे ज्यादा पैसा खर्चा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सारा सीन एक्टिवेट किया था, गम गम नो बलून एक्टिवेट किया था कि वो गार पे वापस गोला दाग पाया, एंड गम गम नो पिस्टल, गम गम नो व्हिप, गम गम नो एक्स, सब मुझे बहुत सही लगा। वो सही तरह से उसको उन्होंने रेप्लिकेट किया है, उसकी पावर्स को, इन दी लाइव एक्शन वेब सीरीज। देखो यार, ऑब्वियसली वो स्ट्रेच करेगा तो किस तरह से वो स्ट्रेच दिखाया जाएगा, वो सब सोच के मैं परेशान था, लेकिन उन्होंने इसके VFX पे अच्छा काम किया है। एंड अगर तुम लोग को थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि आगे की पावर्स को कैसे एक्सिक्यूट करेंगे, कि गियर सेकंड और गियर थर्ड कैसे आएगा, देन लेट मी टेल यू, नेटफ्लिक्स इससे काफी ज्यादा कलेक्शन करने वाला है, एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मनी अगेन। वन पीस विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट अर्निंग वेब सीरीज ऑफ द नेटफ्लिक्स। लेकिन अगर मैं लूफी कैरेक्टर की बात करूं तो लूफी का कैरेक्टर मुझे काफी ज्यादा मैच्योर लगा एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल एनिमे कैरेक्टर। उसके अंदर थोड़ी मैच्योरिटी थी, वो चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसे लाइन से बोल रहा था कि हमारे टोली के बीच मन मुटाव बढ़ रहा है, ऑल दैट वाज एक्सप्लेनेबल, क्योंकि रियल लाइफ में थोड़ा तो इतना करना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी ना कोई चलता है कोई भी हिसाब। और इसी के साथ बात आती है कि क्या हमें सीजन 2 देखने को मिलेगा वन पीस का। तो अगर तुम लोगों ने इसको एंड तक नहीं देखा तो एंड में हमें एक और मरीन टीज कर दिया गया, उसका नाम नहीं बताऊंगा, जिन लोगों ने देखा उनको तो नाम पता ही है। तो ऑब्वियसली इसका सेकंड सीजन आने वाला, आएगा ही आएगा। इतना मैंने खुद नेटफ्लिक्स की आईडी खरीदी, मैंने आज तक नहीं खरीदी थी, मैंने खुद खरीदी है भाई। बहुत कमाने वाली है नेटफ्लिक्स इससे, और इसका सेकंड सीजन पक्का आएगा। बट अब कब तक आएगा आई डोंट नो, क्योंकि इस वाले पे तो आई थिंक 5 साल से काम चल रहा है, ऐसा सुनने में आया था। लेकिन जितना मेरे को पता है 2021 से तो इस पे काम चल रहा है। तो अब देखते हैं कि आखिर अगला सीजन कब देखने को मिलता है। डिपेंडिंग अपॉन कितना कलेक्शन होता है, हो सकता हो नेटफ्लिक्स और ज्यादा पुश करे, डिपेंडिंग ऑन द एक्टर्स। अगर वो ज्यादा जल्दी काम इसको खत्म कर पाएंगे तो आई थिंक हमें नेक्स्ट सीजन अगले ही साल देखने को मिल सकता है। बट आई थिंक जो मोस्ट अर्निंग वेब सीरीज जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स वगैरह, इन सब में थोड़ा टाइम लगता है, इसको काफी अच्छे से लोग इसके VFX वगैरह को करते हैं। वेल आई थिंक दैट वाज इट फॉर माय रिव्यू ऑफ वन पीस लाइव एक्शन। कर्स ब्रेक हो चुका है, वन पीस अब रियल बन चुका है, माँ बाप भी देख रहे हैं, इवन मम्मी भी बोल रही है कि वन पीस असली है। थैंक्स अ लॉट टू नेटफ्लिक्स, ओडा सेंसे एंड एवरीबॉडी जो भी इसमें इन्वॉल्व था।
संगीत मात्रे, वैभव ठक्कर जी, आप लोग को स्पेशल थैंक यू फॉर डूइंग ऑल दिस एंड आई थिंक दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अभी तुम लोग को ये लाइव एक्शन कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। थोड़े बहुत चेंजेस हैं बट वो इतने भी बुरे नहीं है कि एंटायर स्टोरी लाइन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और अगर तुम में से किसी ने भी अभी तक नहीं देखा तो जाओ जाके जल्दी से नेटफ्लिक्स पे देख लो। बहुत अच्छी वेब सीरीज है, मजा आएगा तुमको। अपने माँ बाप को भी दिखाओ, सबको दिखाओ, सबको पता होना चाहिए कि आखिर वन पीस क्या। और फिर सबको बोलो जाके RS प्ले सुपर को सब्सक्राइब करे, क्योंकि हम यहाँ हमेशा से थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मेरे को सपोर्ट करना तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेरा मेंबरशिप ले सकते हो। काफी सस्ता मेंबरशिप है, 25 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।